हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSB का जो फर्स्ट पेपर है या फिर कह सकते हैं जनरल पेपर है। उसमें जो 5 सेक्शन आते हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके, 20-20 नंबर के होते हैं और 20-20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसका सेक्शन जो एक है मैथ्स वाला, वो सेक्शन हम आज करेंगे। वो भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं फर्स्ट पेपर में, उसके क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासों में भी हम मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें ही सॉल्व करेंगे। वो भी जैसे रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है कोई 2024 का DSSB का, तो सबसे पहले उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद जो 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद जो 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो वही क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो अगर हम इसके एसपी को कितना मान लें, 100 मान लें, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 80। एसपी है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और सीपी है क्रय मूल्य। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो अगर हमने विक्रय मूल्य 100 मान लिया तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 80 रुपये। अब हमें बताना क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटा दोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो 100 में से 80 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा भाई, 20। और लाभ प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, जिस पे जो है वस्तु खरीदी गई होती है। तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, 80 इंटू परसेंटेज निकालनी है तो 100। तो इससे हम काट देंगे 20 चौक 80 और 4 से 100 चला जाएगा 25 बार। तो हमारे पास जो लाभ प्रतिशत आ गया, कितना आया, 25%। बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो हमें बताना है भाई मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। ए ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास। चाल अगर हमें निकालनी है तो वो कहता है दूरी बटे समय। अगर चाल निकालनी हो तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, दूरी अपॉन समय। तो हमें चाल ही निकालनी है इसकी, वो भी मीटर प्रति सेकंड में। तो हम दूरी कितनी दे रखी है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये कितना हो गया भाई, 300 अपॉन समय कितना लगा हमें, 5 घंटे। तो 5 से 300 काट देंगे, 5 छंग 30, 60। तो हमारे पास 60 क्या आया, इसकी स्पीड आ गई, वो भी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये घंटा है और ये किलोमीटर में दिया गया था, है ना। तो हमारी चाल भी किस में आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें बतानी किस में है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई 60 गुणा 5/18, तो 6×3 = 18 और 6×2 = 60। तो 10 की 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 50/3। और 3 से 50 को काटोगे तो 16 पॉइंट कुछ आएगा, और वो कितना है, बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन, 16.67 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। A sum of 10,000 is invested at 10% per annum compound interest. What will be the amount after 2 years? 10,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो भाई राशि हमारे पास 10,000 रुपये, हमें बताना है कि 2 वर्ष के बाद 10% जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, एक सेकंड, हाँ,
तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना है 10%। तो हमें बताना है कि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद 2 साल के बाद हमारी राशि क्या होगी। एक तो 10,000 प्लस जो ब्याज बनेगा 2 साल में, है ना, वो मिलाकर कुल कितनी होगी। तो भाई अगर 10% की आप फ्रैक्शन देखोगे, 10% बराबर क्या होता है भाई 1/10। 10% के फ्रैक्शन हो गई 1/10। मतलब कहने का यहाँ क्या मतलब है कि भाई कोई राशि एक वर्ष में 10 से 11 हो जाती है, प्लस 1 बढ़ जाती है ना। 10 थी तो ब्याज लग के कितनी होगी 11। तो 1 साल की बात करें तो कितनी होगी 10 से 11। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2 साल की, तो कितनी होगी दोबारा भी 10 से 11। अब इन्हें देख लेते हैं, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 100, और 11 की 11 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 121। तो ये जो वैल्यू है 10,000, ये इसे रिप्रेजेंट करती है 10,000। यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो है, तो 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि ये वैल्यू इसे रिप्रेजेंट करती है। जब हमने यहाँ 2 जीरो बढ़ाए तो यहाँ भी बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास, सॉरी ये था 121, 11 की 11 से गुणा करोगे हो जाएगा 121। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कुल अमाउंट। 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी 121,000। बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो 10 से 11 हुई थी ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था, और दोबारा 10 से 11 हुई, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। हमने मल्टीप्लाई करी, 10 से 10 की गुणा करी 100, और 11 से 11 की गुणा करी कितना हो गया 121। ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इस वाले राशि को। तो ये वाली क्या हो गई हमारी जो हमसे राशि पूछी गई है। हमसे पूछा गया होता है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है राशि 2 साल बाद कुल अमाउंट कितना हो जाएगा, तब तो हमने बता दिया कि भाई 121,000 ये हमारा हो जाएगा कुल अमाउंट। लेकिन हमसे पूछा जाता कि 2 साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा, तब हम क्या करते 121 में से 100 माइनस करते, तो हमारे पास क्या बचता 21। तो 21, और ये हमारे पास जो हमने इसे जो है कैलकुलेट किया है तो कितना हो जाता 21,000। तो 2100 रुपये हमारे पास आ जाता ब्याज। समझ में आया होगा। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व, है ना। लेकिन जब हम इस चैप्टर को करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या और भी जो सारे चैप्टर करेंगे उन्हें हम अच्छे से समझेंगे। अभी तो हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 and their LCM is 120. What is the sum of the numbers? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 120 है। संख्याओं का योग हमें बताना है। तो भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लो लेट संख्याएं क्या है 3x, 4x। संख्याओं का अनुपात 3:4 था, तो हमने मान लिया कि संख्याएं हमारे पास क्या हैं 3x, 4x। अब आगे क्या बता रखा है क्वेश्चन में, उनका एलसीएम 120 है। एलसीएम 120 है मतलब 3x इंटू 4x बराबर 120। अब आपको पता होगा कि एलसीएम में हम कॉमन वाली जो भी टर्म होती है उसे सिर्फ एक बार काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x 2 बार आ गया तो हम यहाँ पर x एक बार लेंगे, तो 3 गुणा 4 गुणा x, तो ये कितना हो गया भाई 12x। 12x की वैल्यू है 120, इससे इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो 3 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही 4 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 40। तो संख्याएं हमारे पास क्या आ गई 30 और 40। 30 और 40 हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संख्याओं का योग हमें बताना है, हमें संख्याओं का योग बताना है। तो भाई संख्याएं हैं 30 और 40, और 30 और 40 का योग कितना हो गया 30 प्लस 40 कितना होता है हमारे पास 70। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 15 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 9 days। यदि 15 श्रमिक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने के लिए हमें कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन आपके पास ये है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, एक सेकेंड।
फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, m1d1 बराबर m2d2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो m1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 15, d1 कितना है 12 दिन में करते हैं। m2 की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, तो m2 ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। d2 दे रखा है 9 दिनों में, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ऐसे ही 3 से 12 काट देंगे 4 बार, तो 5 गुणा 4 कितना हो गया भाई 20। किसकी वैल्यू हो गई m2, m2 की वैल्यू हो गई 20। तो हमें कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी 20, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, A shopkeeper offers a discount of 20% on a shirt marked at 800. What is the selling price of the shirt? एक दुकानदार 800 मूल्य की शर्ट पर 20% की छूट दे रहा है। शर्ट का विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ पर MP कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 800, और वो छूट कितने की दे रहा है भाई 20% की। तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे, 20% होता है भाई 1/5, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 20% की जो छूट दे रहा है, मतलब 5 की कोई वस्तु थी उस पर छूट उसने कितने की दे दी 1 की, 5 की वस्तु पे 1 की छूट दे दी, तो उसके पास बचा कितना 4 में बेचेगा। कोई वस्तु 5 रुपये की थी, 1 रुपये की आपने छूट दे दी, तो उसे बेचा कितने में 4 रुपये में। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसे रिलेट कर लेंगे कि भाई MP कितना है, 5 की वैल्यू है 800 रुपये, 1 की हमने छूट दे दी, तो हमें निकालना कितना है 4 की वैल्यू। तो 5 से 800 काटेंगे कितना आ जाएगा 16, 160, और 16 की 4 से 16 चौका 64, 640, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 640। तो एक तो तरीका ये है कि फ्रैक्शन वैल्यू से आप कर लोगे कि 20% की छूट है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 की वस्तु पे 1 की छूट, बेचा कितने में 4 में, तो रिलेट कर देंगे। 5 की वैल्यू हमें भाई 800 दे रखी थी, है ना, और उसने हम एक जो है 5 पे 1 की छूट दे दी, हमें वैल्यू निकालनी 4 की, तो वो आ गई 640 रुपये विक्रय मूल्य। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, MP हमें कितना दे रखा है मार्केट प्राइस 800 रुपये, और यहाँ पर बोला गया है 20% की छूट दे रखी है, तो 20% निकाल लेंगे। इसका परसेंटेज निकालना तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 160। तो 160 रुपये का तो उसने दे दिया भाई डिस्काउंट या फिर छूट। 800 रुपये की वस्तु पर 160 रुपये की उसने छूट दे दी, तो उसने बेचा कितने में, तो 800 में से आप 160 माइनस कर दो 0, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, तो 640। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 640, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों तरीके में से आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 50, if one number is excluded the average becomes 45, what is the excluded number? ये 45 नहीं है भाई, ये है 5 नंबर्स, 5 नंबर्स। तो 5 संख्याओं का औसत 50 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 45 रह जाता है, निकाली गई संख्या हमें बतानी है। तो भाई 5 संख्याओं का औसत है 50, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 5 गुणा 50, तो कितना हो गया 250। अब आगे देखते हैं, यदि एक संख्या निकाल दी जाए, 5 में से एक संख्या निकाल दी जाए, कितनी बचेगी 4 इंटू, तो औसत कितना हो जाता है 45। तो 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा 4 गुणा 45, ये कितना हो जाएगा भाई 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, 180। तो भाई 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 250, 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 180। अब हमें क्या बताना है, निकाली गई संख्या बतानी है। तो टोटल 5 संख्याएं थी, उसमें से एक संख्या निकाल दी, बची 4, तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे 180, तो हमें निकाली गई संख्या पता चल जाएगी। तो भाई 250 में से 180 माइनस करोगे कितना बचेगा 70, तो निकाली गई संख्या हमारे पास क्या आ गई 70, सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, समझ में आया होगा।
5 संख्याओं का औसत हमें 50 दे रखा था, एक संख्या निकाल दी गई, तब औसत कितना हो गया 45। तो हमें निकाली गई संख्या बतानी थी, तो वो हमारे पास क्या आ गई 70। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। 1764 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको 1764 का वर्गमूल बताना है। तो भाई इसका एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है कि 1764 है, इसे लिखो 1764 और इसके जो है आप फैक्टर करते चले जाओ, 2 से भाग करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे, इस प्रकार से करते चले जाओ। एक तो यह है बेसिक मेथड, आपने करा भी होगा, पता भी होगा, है ना। लेकिन हमें एग्ज़ाम में ये बेसिक मेथड नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमें हिट एंड ट्रायल करना है। कैसे? 1764 का वर्गमूल निकालना है। अब आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या है आपके पास? 38, 42, 48, 52। अब आप अगर 40 का स्क्वायर देखोगे, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, और ये संख्या 1600 से बड़ी है, ये तो 1764 है। तो मतलब जिसका भी ये वर्गमूल होगा 1764, वो 40 से बड़ी संख्या रही होगी। तो भाई ये ए ऑप्शन तो हो गया हमारा कट। अब 50 का स्क्वायर देखते हैं हम, 50 का। तो 50 का स्क्वायर की बात करोगे कितना होता है? 2500। तो 1764 2500 से तो काफ़ी छोटी संख्या है, मतलब जो भी जिसका भी ये 1764 वर्गमूल रहा होगा वो 50 से छोटी संख्या रही होगी, और ठीक ठाक छोटी संख्या रही होगी। तो ये डी ऑप्शन भी आपका कट हो गया। ये सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1764 जो संख्या है वो 40 के आसपास है, 1600 के आसपास है, ना कि 2500 के आसपास, है ना। तो ये जो 1764 है 40 से तो बड़ी संख्या है, तो या तो 41 होगी, 42 होगी, 43 होगी, 48 तो नहीं होगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ऐसे कर सकते हैं। 45 का अगर आप स्क्वायर देखोगे कितना होता है भाई? 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 20 25 होता है 45 का स्क्वायर। लेकिन ये तो 45 से छोटी है ना। तो ये 40 से तो बड़ी संख्या है और 45 से छोटी है। एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा। जब हम जो ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट करेंगे, तब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि इसे हमें बेसिक से नहीं करना, हिट एंड ट्रायल से करना है, समझ में आ गया होगा। तो भाई ये क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम आने वाली क्लासों में भी रीजनिंग के भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और मैथ्स के भी 2 सेक्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।